ओके अमर, वेलकम टू योर पीडीएफ। स्टार्ट करते हैं उसका फुल मॉक फॉर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यू आर Yes, sir. मैकेनिकल इंजीनियर। Okay. ठीक है। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, sir. Sir, I am Amarnath Ojha, and I have completed my Bachelor of Engineering with thermal or mechanical बोल सकते हैं from Gujarat Technological University, and I have done also Master of Engineering with thermal specialization in KSV Gandhinagar, and my MTech project was associated with the ISRO. And after that, after MTech, I am preparing for competitive examinations, especially for GPSC है, UPSC, जो Public Service Commissions है. For that, I am preparing. ओके, तो फॉर दैट ए पोस्ट डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल विल बी ऑफ योर इन रोड एंड बिल्डिंग्स? Sorry, sir. आपको आइडिया है कैसा आपका जॉब प्रोफाइल होगा? Yes, sir. थोड़ा मुझे आइडिया है मुझे. हाँ बताइए। ओके सर, एक्चुअली जो डिपार्टमेंट है मेरा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है, जीपीएससी के अंदर है. तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड स्पेशली एक्चुअली वर्क करता है सब मटेरियल हैंडलिंग है, और उसके बाद मतलब स्पेशली पोर्ट पे वर्क करता है ये, कार्गो हैंडलिंग काम करता है. और उसके बाद थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड में भी इनका काफी वो है. तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पे काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शंस आर देयर, जैसे कि कोल सेपरेशन और डस्ट सेपरेशन हो गया, उसके बाद फिर ड्रेजिंग सिस्टम्स हो गए, मेंटेनेंस हो गया, हाइड्रोलिक जो वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग कार्गो करते हैं उसमें सब में लिमिटेड है. बट दीज आर द वर्क जो वो है एरिया जहाँ पे मैकेनिकल वाले को मतलब कि एज ए उनको दिया जाता है एज ए जॉब. उनकी जॉब टेक्निकल एज वेल एज मोर टुवर्ड्स द मैनेजमेंट रोल पे होती है. असिस्टेंट इंजीनियर की जो जॉब है. अच्छा, गुजरात में नर्मदा रिवर पे डैम है, यस सर. सरदार सरोवर डैम, यस सर. उसकी हाइट क्या है? सरदार सरोवर डैम की हाइट, सॉरी सर, इसके बारे में आई डोंट नो अभी, हाइट के बारे में भी नहीं. अच्छा, इसका पर्पज क्या है, क्यों बनाया गया था डैम? सर एक्चुअली उसका सर एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा अगर पूछती है. हाँ बताइए। हाँ सर. उसका पर्पज क्या है, क्यों बनाया गया? हाँ सर, एक्चुअली यस सर, एक्चुअली सर नर्मदा ऑल थ्रू मतलब कि एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र, ऐसे तो फ्लो होती है. तो स्पेशली वहाँ पे इरिगेशन पर्पज के लिए, क्योंकि वो जो एरिया है जहाँ पे वो है स्पेशल इरिगेशन पर्पज के लिए, और थोड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है वहाँ पे. सरदार सरोवर जो डैम है वहाँ से भी एक पावर प्लांट है, मतलब ज्यादा नहीं है, बट वो थोड़ा वहाँ आसपास के जो एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए है. और थोड़ा और वहाँ पे तो क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, थोड़ा उसके लिए भी उन लोगों ने काफी मतलब कि डेवलपमेंट किया है उस चक्कर में. स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है. 182 मीटर. ओके। अच्छा अमर, पीएम मोदी के बाद में कौन थे सबसे पहले सीएम गुजरात के? सर पीएम मोदी के बाद आनंदीबेन पटेल थी. उनके बाद जो डायरेक्ट मतलब कि जैसे वो वहाँ पीएम बने, वहाँ पे सीएम थे, उसके बाद पीएम बने तो आनंदीबेन पटेल ने उनकी जगह ली थी. अच्छा, हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात राइट नाउ? सर एग्जैक्टली नाम नहीं पता, कुछ उनका मिस्टर दत्तरा देव ऐसे कुछ करके नाम है. एग्जैक्टली नाम माइंड में नहीं आ रहा थी, सॉरी इसके लिए. ऐसे कुछ देव करके हैं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली. अच्छा, तो थर्मल में आपने इंजीनियरिंग भी थर्मल में की, एमटेक भी थर्मल में की? यस सर, मास्टर. मेरे को इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल या 4.18 जूल। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस? कैलोरी की जो वैल्यू होती है 4.2 किलो जूल होती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ना सर. हाँ, किलो जूल नहीं होती, 4.2 जूल होती है, किलो जूल। हाँ 4.2 जूल होती है. हाँ यस सर. सर एक्चुअली ये जो ये हीट मतलब कि हीट को मेजर करता है कि अगर हमको हीट कहीं पे मेजरमेंट करनी है तो कैलोरी के फॉर्म में हम मेजरमेंट करते हैं.
और ये जो कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 4.2 जूल लेते हैं। इट्स यूनिट ऑफ हीट। ये तो रिलेशन हो गया, इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ से आ गई? फिजिकल सिग्निफिकेंस कभी सोचा नहीं आपके दोनों एनर्जी की यूनिट है, क्यों ऐसा होता है? हाँ सर, जनरली जैसे हम लोग अगर कहीं वर्क करते हैं तो कैलोरी को ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो कितनी कैलोरी मतलब कि हम लूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कितनी कैलोरी हम एब्जॉर्ब करते हैं मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम बोल सकते हैं। हीट तो एक अलग टर्म हो गया, एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक एनर्जी का जो ट्रांसफर है यहाँ मतलब कि रिजेक्शन और एब्जॉर्प्शन, वो आई थिंक कैलोरी रिप्रेजेंट करता है। ओके। अपना एमटेक कब कंप्लीट किया? सर मैंने एमटेक 2016 में कंप्लीट किया है। 16 में। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज चेस प्लेइंग है, क्रिकेट वॉचिंग है, क्रिकेट प्लेइंग है, एंड म्यूजिक को लिसन करना है, थोड़ा ओल्डर म्यूजिक जो है क्लासिकल टाइप। अच्छा, सबसे पहला चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? चेस ओलंपियाड? हम्म। सॉरी सर, आई डोंट नो इसके बारे में, बट आई विल लर्न। अच्छा, एक करंट का क्वेश्चन है। अभी G20 जो है कंट्रीज, उनकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? अभी प्रेजेंट में इंडिया के पास है। अच्छा, G20 का टैगलाइन क्या है? G20 का टैगलाइन, सॉरी सर, अब इसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। Okay. तो आपको क्रिकेट खेलना भी पसंद है? यस सर। हम्म। अच्छा, क्रिकेट से एक क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंटली एक कंट्री ने अनाउंस किया कि वुमेन्स क्रिकेट को भी सेम मैच फी मिलेगी जैसा मेंस क्रिकेट प्लेयर्स को मिलती है। तो कौन है वो कंट्री? सर अभी सबसे रिसेंटली में इंडिया है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो इक्वल पे मिलेगा फीमेल एंड मेल दोनों को। ओके। इसके अलावा कोई और है? सर इसके पहले न्यूजीलैंड ने किया था, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि उनके यहाँ मिल रही है। ठीक है अमर, मैं आपको फीडबैक दूंगा। अभी सर विल टेक टेक्निकल। ओके विशाल सर। Yes, sir. Thank you. So, Amar, what are your favorite subjects? हेलो। हाँ, आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है अमर? हाँ सर, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरएसी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। अच्छा, you mentioned about some project you did with ISRO इसरो, यस सर। during your masters. So tell us brief about that project. एक्चुअली जो प्रोजेक्ट का हाईलाइट थी, मींस जो उसका हेडिंग थी, द थर्मल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द स्पेस बेस्ड क्रायोकूलर। एक्चुअली क्रायोकूलर हम लोग यूज कर रहे थे स्पेस के अंदर, दैट इज द एक्चुअल क्रायोकूलर था। उसमें हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, उसकी कैरेक्टराइजेशन फाइंड कर रहे थे कि हाउ इट वर्क्स वहां पे। एक क्रायोकूलर थेल्स फ्रांस से मंगाया गया था, इट हैज ह्यूज प्राइस, तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे थे। तो उसकी कैरेक्टराइजेशन करनी थी, मेन प्रोजेक्ट हमारा ये था क्योंकि स्पेस में जाने वाला था। So what role actually you played in that project? यस सर, मैंने एक्चुअली वहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट जो हमारे सर हेड कर रहे थे, उनको मैं असिस्ट कर रहा था उसके अंदर। तो इसके अंदर उसके जितने भी थर्मो जो क्रायोकूलर था, उसके बॉडी पे कहाँ कहाँ कितने कितने टेम्परेचर हैं, उसको मेजरमेंट करना और उसको एक पूरा रिपोर्ट बनाना उस पर। और उसके बाद जो उन्होंने एनालिसिस किया है थ्योरेटिकली, क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी लिंक लगानी है, थर्मल लिंक लगानी है कि जिससे उसके ऊपर का हीट ट्रांसफर मतलब लॉस, मतलब जो
निकल जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो ऑलमोस्ट मतलब कि थोड़ा इसी में कंसंट्रेटेड था मेरा प्रोजेक्ट, तो क्रायो कूलर बेस पे कैसा वो क्या उसका होता है, फोकल व्हाट इज लेंथ दैट है। क्रायो कूलर, हाउ इट वर्क्स? सर क्रायो कूलर जो होता है ये एक रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है जो कि एक -150 डिग्री के आसपास सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। एक्चुअली चीज अब जनरली ये स्पेस में यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही वहाँ पे स्पेस में काफी रेडिएशन होते हैं, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर बहुत होता है, तो उसको अच्छा, वहाँ पे can you जो explain the working principle of that cryo cooler? ओके सर क्रायो कूलर ये वर्क करता है स्टर्लिंग इंजन पे। स्टर्लिंग का साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल पे इंजन करता है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका दो साइकिल है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो हीट ट्रांसफर करता है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपांशन और रिजेक्शन करता है। तो इसके अंदर रीजनरेटर लगा होता है, इसमें जो लिक्विड हीलियम और लिक्विड ऑक्सीजन ये सब इसके अंदर रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं, जो कि एज ए रीजनरेटर होता है। वो हीट लेता है, उसके बाद एक बार मतलब वंस हीट लेता है, उसके बाद वो जो रीजनरेटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, वापस फ्लूइड जाता है रेफ्रिजरेटर लिक्विड, वो उसको एब्जॉर्ब करके हीट को निकालता है थ्रू कंडेंसर। So what kind of refrigerant actually we use in that cryo cooler? सर क्रायो कूलर के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन जनरली यूज किया जाता है और लिक्विड हीलियम यूज किया जाता है, जो कि -150 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर पाए। कितना होता है, how much is the fusion point, what you can say melting point for oxygen? तो एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर Point of माइनस में vaporization कितने पे करता है? ये सब वही बॉइलिंग पॉइंट है सर। सर वो एक्चुअली अराउंड -180 के आसपास से 200 के आसपास होता है रेंज में। एग्जैक्ट वैल्यू भी मुझे शायद नहीं आइडिया हो पा रहा है। Fine. So which particular software you have used, or the team in which you worked, what kind of techniques they have used to carry out the thermal characterization of that cryo cooler? सर एक्चुअली उन्होंने जो थ्योरेटिकल एनालिसिस किया था वो सॉलिड वर्क्स पे किया था उन्होंने, एंड और उसके बाद जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया था, उन्होंने थर्मोकपल लगाए हुए थे उसके ऊपर, मतलब कि हर सेक्शन में जहाँ पे हमको कैरेक्टराइजेशन करना था, जहाँ पे मेजरमेंट करना था, वो थर्मोकपल लगाए हुए थे। उस थर्मोकपल से फिर हम एक अभी सॉफ्टवेयर, सॉरी आई डोंट नो सॉफ्टवेयर का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, फिर वो सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट वोल्टेज मतलब कि डायरेक्ट वोल्टेज कन्वर्ट करके जैसे थर्मोकपल को, और वो टेम्परेचर के फॉर्म में हर वैल्यू हमको मिल जाती थी। थर्मोकपल से क्या आउटपुट मिलता था, वोल्टेज और डायरेक्टली टेम्परेचर? सर थर्मोकपल से एक्चुअली वोल्टेज मिलता था, पर सॉफ्टवेयर में एनालिसिस होकर वो हमको टेम्परेचर शो करता था वेबसाइट उस पे स्क्रीन पे। Amar, what is second law of thermodynamics? Okay, so second law of thermodynamics tells about the entropy, और in the second law और इसको कह सकते हैं कि ये क्वालिटी लॉ है, और इन द सेकेंड लॉ केल्विन प्लैंक और क्लॉजियस ने दो मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया था। तो केल्विन प्लैंक ने बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ हीट इंजन विच प्रोड्यूसेस वर्क विथ अ सिंगल रिजर्वायर, मतलब मीन्स दैट कि यहाँ पे इन्होंने बताया था कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती किसी भी हीट इंजन की। और सेकेंड क्लॉजियस ने बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which raise the temperature from lower body to higher body without absorbing any work। तो इनके अकॉर्डिंग COP इन्फिनिटिव नहीं हो सकती, तो उन्होंने हीट इंजन के लिए दिया था, इन्होंने हीट पंप के लिए दिया था जो सेकेंड लॉ में के अंदर आता है। Stirling cycle is also considered as a reversible cycle. Yes sir. So what you understand by a reversible cycle, and how you can say Stirling cycle is a reversible cycle? सर रिवर्सिबल साइकिल एक्चुअली वो होती है जिसमें जो उसका पाथ जो फॉलोड होता है, जहां स्टार्ट होता है वहीं पे आके खत्म होता है, और जो रिटर्न भी वहीं से करता है विदाउट इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग इफेक्ट दिए हुए, सेम पाथ फॉलो करता है
मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस में और रिटर्न में भी वही होता है, तो वो रिवर्सिबल होती है। और स्टर्लिंग रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि So उसमें if you are constant going volume। via a particular path and you are returning via same path, then in that cycle the network will be zero because you will not have Cyclical any network, closed region. yes sir। So it means all reversible cycle network is zero. नहीं सर, ऑल के लिए नेटवर्क जीरो नहीं होता। For Stirling cycle it is zero. नहीं सर, स्टर्लिंग के लिए भी और नहीं, क्योंकि सर स्टर्लिंग साइकिल एक्चुअली कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों पे वर्क करती है। Mhm. तो जो एक्सपेंशन है और जो कंप्रेशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, जिसमें उसकी जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है तो ऑब्वियसली जीरो हो जाता है। What do you understand by irreversibility, Amar? सर इरिवर्सिबिलिटी हम जनरली कह सकते हैं कि एंट्रोपी जनरेशन और वी कैन से दैट अनअवेलेबल एनर्जी। अगर हम कोई भी हीट दे रहे हैं किसी को, किसी हीट इंजन के अंदर हमको वर्क मिल रहा है, तो उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी लॉसेस हो रहे हैं, और वी कैन से दैट लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी इसको बोल सकते हैं ड्यू टू द एंट्रोपी जनरेशन। और इरिवर्सिबिलिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो W मैक्सिमम माइनस W एक्चुअल, तो कितना मैक्सिमम मिल सकता है और एक्चुअल मिल रहा है, उसकी जो डिफरेंसेस हैं उसको इरिवर्सिबल जो हमारी एनर्जी है वो मिलती है। अच्छा, क्रायोजेनिक्स आपने बताया कि इट्स a science which deals with the production of very low temperature. Yes, sir. So you heard about Linde technique, Linde method. सॉरी सर, इसके इसको बारे में हम भी यूज करते हैं फॉर कैरिंग आउट द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सर आई हैव हर्ड लिंडे फ्रॉस्ट, बट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं इसके बारे में, मतलब कि एक्चुअली होता है क्या। अच्छा, कैस्केडिंग से क्या समझते हो आप अमर? सर कैस्केडिंग अगर हमको एक्चुअली मतलब कि अगर रेफ्रिजरेटर को पैरेलली रखें, अगर हमको ज्यादा डीप में चाहिए, हमको टेम्परेचर बहुत माइनस में और ज्यादा चाहिए, तो कैस्केडिंग करनी पड़ती है, जो कि सिंगल हमको रेफ्रिजरेशन से नहीं मिल पाता, तो कैस्केडिंग को करनी पड़ती है क्योंकि हमको बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए कहीं पे हमको स्पेस के अंदर। तो Can you tell us the difference between diesel and petrol engine? yes sir। sir diesel and petrol engine एक तो work on the Otto cycle and diesel is work on the diesel cycle as a scientist में। और पेट्रोल इंजन के अंदर जो स्पार्क जो कंबशन स्टार्ट विद द स्पार्क इग्निशन और वहां पे कंप्रेशन इग्निशन होता है। एंड पेट्रोल इंजन के अंदर थोड़ा पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर यूज होता है एंड डीजल इंजन के अंदर कार्बोरेटर यूज नहीं होता, उसमें फ्यूल पंप यूज किया जाता है एयर के बाद फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए। और ऐसा इंजन के अंदर कंप्रेशन रेशियो थोड़ा कम होता है, 6 to 10 के आसपास रखा जाता है, जबकि डीजल इंजन के लिए इट इज मोर देन 15। और ड्यू टू द सीआर कंप्रेशन रेशियो से ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा हैवियर हो जाता है डीजल इंजन, और ऐसा इंजन थोड़ा लाइट होता है। दैट्स व्हाई इसको हम जनरली बाइक में कार में यूज करते हैं, और उसको वहाँ पे स्पेस रिस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से हम उसको ट्रक है बस में उसको यूज करते हैं। एंड अगर हम स्पेसिफिक आउटपुट की बात की जाए, मीन्स अगर हम माइलेज की बात करें तो हमको डीजल में ज्यादा मिलता है। और अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम होती है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एफिशिएंसी तो ऑटो की ज्यादा है और माइलेज डीजल की ज्यादा है, ऐसा कैसे? सर क्योंकि जो ऑटो साइकिल की मैंने बोला साइकिल एफिशिएंसी, क्योंकि उसका जो अगर हम कंप्रेशन रेशियो जनरली कम रखते हैं हमेशा इंजन का 6 to 10, अगर हम उसका तो कंप्रेशन रेशियो तो जितना कम होगा एफिशिएंसी उतना कम होगी ना? नहीं सर, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से एफिशिएंसी बढ़ता है घटता है? सर कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ, तो डीजल में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा नहीं होता है? हाँ, ज्यादा होता है। तो एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए डीजल की? सर एफिशिएंसी ज्यादा होती है, बट उसमें स्पेसिफिक आउटपुट उसमें ज्यादा होता है, तो आउटपुट के कंपेयर में एफिशिएंसी उसकी लो हो जाती है।
तो कोई लॉजिक नहीं बना। आप कह रहे हो एफिशिएंसी ज्यादा होती है, फिर आउटपुट ज्यादा होती है, तो उसके उस वजह से एफिशिएंसी कम हो जाता है। एफिशिएंसी कम होती है ज्यादा होती है ऑफ डीजल इन कंपैरिजन टू पेट्रोल? एक ही आंसर देना। सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा अभी, सॉरी इसके लिए। चलो, तो आप थ्योरीज ऑफ फेलियर आपने पढ़ा है अमर? यस सर, थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ा हुआ है। अच्छा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ? बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ओके सर, एक्चुअली जब व्हेन बीम पे कोई भी ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है या मोमेंट लगता है, बेंडिंग मोमेंट लगता है, तो उसके उसमें जो बेंडिंग मोमेंट है या उसमें जो स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे सपोज मैं कैंटिलीवर अगर लूँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे लेफ्ट एक्सट्रीम जहाँ पे फिक्स है वहाँ पे बहुत हाई वहाँ पे स्ट्रेस होता है, और अगर हम जहाँ पे फ्री एंड है वहाँ पे बहुत लो होता है। इसलिए एक पोर्शन पे वहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से थोड़ा ये वीक, वो वाला पोर्शन थोड़ा वीक हो जाता है। दैट्स वाई उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ करने, मतलब कि जो एवरीवेयर बीम पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहे, यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगे, जिससे हमारा जो कंपोनेंट है या हमारा मेंबर जो है बीम है, वो लॉन्ग लास्टिंग से चले विदाउट फेल। मेरा लास्ट क्वेश्चन है अमर आपसे। अमर, सपोज इफ यू विल टेक एनी पॉइंट over the cross section of LPG cylinder. Yes sir. So if you consider some kind of state of stress over that point, then what kind of Mohr circle you will get for that state of stress over the cross section of a LPG cylinder? Okay, LPG cylinder. Okay. Yes. सर एलपीजी सिलेंडर पे हमको राइट साइड में मींस प्लस एक्स डायरेक्शन में हमको एक सर्कल मिलेगा, और उसका जो पर प्लस एक्स में ही मिलेगा, मतलब कि सेंटर पे और लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा, पॉजिटिव एक्स में मिलेगा, सर्कल एक मिलेगा जो सिग्मा हुक स्ट्रेस और विस्कोसिटी स्ट्रेस के फॉर्म में आएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा? व्हाट विल बी टाउ मैक्स? टाउ मैक्स सर PD/80 होगी, अगर हम वैसे निकालना कोशिश एक, तो अगर हमारा हुप हो जाता है PD/2T और लॉन्जिट्यूडनल हो जाएगा PD/4T, तो PD/80 जो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जिसपे दोनों लग रहे हैं उसे PD/80 हो जाएगा टाउ मैक्स। और अगर एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की बात करी जाए तो PD/40 हो जाएगा, और इन प्लेन टाउ मैक्स की बात करें तो PD/80 हो जाएगा। ठीक है अमर, आई थिंक नाउ वी कैन प्रोवाइड द फीडबैक। ओके सर। देखो अमर, वैसे तो ठीक लग रहा है टेक्निकल आप अंडरस्टैंडिंग, बट सम टाइम इट इज लुकिंग लाइक यू आर नॉट यूजिंग सफिशिएंट टेक्निकल वर्ड्स टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो जब भी आंसर करना है ना, जितना ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज करोगे दैट विल लुक नाइसर, अदरवाइज थोड़ा सा वो एक इशू है। बाकी ऐसा लग रहा है कि यू आर हैविंग नॉलेज। एक जो क्रायो कूलर आप बोल रहे हो ना, यू नीड टू एक्सप्लोर दैट बिकॉज यू आर हाईलाइटिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हाईलाइट करोगे तो हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछना आपसे शुरू कर दें। तो क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, वेरी कॉन्फिडेंटली यू हैव नॉट हाईलाइटेड कि आपका क्या रोल था। इवन यू थॉट फॉर ए व्हाइल एक्चुअली व्हेन आई आस्क्ड यू व्हाट रोल यू प्लेड, तो आपको बहुत क्लियर नहीं था कि आपने क्या रोल प्ले किया। तो देखो एक बार उसको, है ना। बाकी related all questions when I asked you related to some questions related to refrigeration, second law, cascading, वो ठीक आंसर किया, बट कैस्केडिंग वाला वो वही आपने आंसर तो किया, बट वो टेक्निकल लाइन पे नहीं था, सही लाइन पे नहीं था, बट अदरवाइज इट्स फाइन। सर एक मिनट रोकना चाहूंगा सर, एक्चुअली वीरेंद्र एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन था कि जो विजेंद्र सर हैं, अभी मैं काफी उनसे भी लिया हूँ फीडबैक, तो अब वो मुझे यही बोलते हैं कि टेक्निकल में आप जितना अपने भाषा में लैंग्वेज समझा पाओ उतना, क्योंकि वहाँ पे आपको टेक्निकल नहीं, तो समझाना वो ठीक है, समझाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बातचीत में उसको टेक्निकल वर्ड्स तो आपको यूज करना पड़ेगा ना। वही तूने बोला बुकिश लैंग्वेज आप मत यूज कीजिए, जितना आप अपने लैंग्वेज में समझा पाएंगे उतना उनको बेटर रहेगा। बिल्कुल वो ठीक है, बट उसको समझो आप, उनकी जो फीलिंग क्या है ना। देखो कई बार हम क्या करते हैं, किसी चीज को समझ के सोचते हैं कि इसका मतलब यही है, बट वो हर बंदे पे हर चीज तो एप्लीकेबल नहीं होगी। हर चीज तो हर बंदे पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती ना। अब वो हो सकता है कि
कुछ लोग हो जिनको आपको बेसिक लेवल लैंग्वेज में भी बताना पड़े। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब भी आप अगर इवन इन सिंपल लैंग्वेज यू आर एक्सप्लेनिंग, तो यू नीड टू यूज द टेक्निकल वर्ड्स, सम वर्ड्स Okay. एटलीस्ट यू नीड टू हैव ना। मैं आपसे पूछूंगा कैस्केडिंग क्या है, सर कैस्केडिंग एक टेक्निक होती है सर जिसमें हम लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही लो टेम्परेचर के लिए उसको यूज करते हैं सर। अब ये गलत भी नहीं है, बट इसमें टेक्निकल चीज क्या है? आपने व्हाट लाइक एज ए मैकेनिकल इंजीनियर व्हाट यू डिफाइंड इन दैट? आर यू गेटिंग अमर व्हाट आई वांट टू टेल यू? तो गलत Okay. तो नहीं है, एंड इन सिंपल लैंग्वेज यू आर एक्सप्लेनिंग, बट एक्सप्लेन क्या किया आपने फाइनली? तो व्हेन आई एम यूजिंग दैट वर्ड की टेक्निकल, उसमें कुछ लगे तो कि यार समथिंग फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट यू आर टेलिंग, Okay. ऊपर ऊपर से ना हो। आर यू गेटिंग? वर्ड्स का जो सर बताना चाह रहे हैं उसका मतलब क्या है कि आप लेमन लैंग्वेज में बताओ, सिंपल बताओ, अपनी लोकल लैंग्वेज में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टेक्निकल कंटेंट तो होना चाहिए ना उसमें। Okay. Yes, sir. आर यू गेटिंग? तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो समझ लो आप, जी ठीक है? जी 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 तो मेरे को जी, आपके जी। बताने के ढंग से दिक्कत नहीं है, मैं क्या हाँ, चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो उसमें टेक्निकल वर्ड टेक्निकल इंक्लूड कर दूं। थोड़ा सा उसमें लगे कि हाँ समथिंग फ्रॉम द डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट कोर सब्जेक्ट यू आर टेलिंग। जी सर। चलो Okay. बाकी ठीक लगा मेरे को आपका, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, डिलीवरी स्टाइल ठीक है आपका, अमर उसमें कोई इशू नहीं है। जी। बाकी वट एवर यू नो आई ऑब्जर्व दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। ओके अमर, Okay, sir. बेस्ट sir, ऑफ thank लक you. एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। Okay, ओवर टू यू thank you, sir. विजेंद्र सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो अमर, Yes, sir. देखो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू से स्टार्ट करना, थैंक यू सर, और थैंक यू पे खत्म करना है, ठीक है? Okay, sir. हाँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है? Okay. सरदार सरोवर नर्मदा डैम, ये एक फेमस चीज है जिसके ऊपर बहुत सारी मतलब पूछते हैं क्वेश्चन। हाँ पूछते हैं, ठीक है ना? इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। और 1415 मेगावाट का जनरेशन होता है, छोटा लोकल जनरेशन नहीं होता है नर्मदा के ऊपर, यस सर। ठीक है ना? नर्मदा का जो पावर कॉर्पोरेशन है इंडिपेंडेंट है। ओके। हाँ, इसको चेक कर लेना। गवर्नर आचार्य देवव्रत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यस सर। मैंने इलेक्ट्रिकल का एक स्टूडेंट था, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है Okay. सेम जीपीएससी में, ठीक है ना? जी जी। तो इसके बारे में आपको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, कितने प्रांत है बेसिकली। ओके। आप ऐसे बोलते हैं ना, कच्छ, सौराष्ट्र, ठीक है ना, जी। उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, ठीक है ना? तो जी, ये जी, ऐसे जी। प्रांतों का भी पता होना चाहिए। ओके सर। चेस चेस का ओलंपियाड पहली बार हुआ था और वो इंडिया में ही कंडक्ट हुआ था, चेन्नई में, ठीक है? चेन्नई में, इंडिया में ही कंडक्ट हुआ था इस बार, पहली बार हुआ था। चेस आपकी हॉबी है तो उसको पता होना चाहिए। सर अभी चेन्नई वो फर्स्ट था क्या जो चेन्नई हुआ? हाँ, पहली बार ही हुआ था, और वो भी अच्छा, तो वो तो ठीक है, चेन्नई पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि चेन्नई वो जो चेन्नई में वो फर्स्ट हो रहा है, ये मुझे नहीं आया। यहाँ देख लेना एक बार फिर भी दोबारा, ठीक है? जी। और G20 भी, ये भी एक लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है ना? हम्म। G20 की टैगलाइन है वसुदेव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, यस सर। हाँ, और इंग्लिश में है इसको समथिंग वन फैमिली वन फ्यूचर वन करके, कुछ ऐसा ही इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया, ठीक है? ओके सर। जी सर। और थोड़ा सा स्टेबल होकर इंट्रोडक्शन करना, स्टार्टिंग में आप थोड़ा मूवमेंट ज्यादा था, ठीक है? Okay. बाद में आप ठीक हो गए तो सीधे होके, स्ट्रेट होके, सीधे रह के आंसर करना, स्टेट अपने आप को स्टेबल करके, ठीक है ना? जी सर। ठीक है। सेकंड जो है, जो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा था मैंने, उसका वो एक लॉ ही है आपका, थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ। नहीं जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं नहीं भाई, सेकंड लॉ की पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं की जा सकती है, थर्मल एनर्जी, पूरी एनर्जी उसमें नहीं कन्वर्ट की जा सकती वर्क में, या पूरा वर्क थर्मल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट किया या जाता, उसी चीज को वो यस सर। तरीके से बताता है, ठीक है? हम्म। चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर।